नमस्कार दोस्तों। तो कुछ दिनों से वीडियो आए नहीं थे मेरे, तो इस बार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि नए वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में। और इस बार जो सबसे टफ टॉपिक रहेगा वो रहेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का। तो इस सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए हम वही पुराना जो अपना टेस्टेड तरीका है उसको इस्तेमाल करेंगे और कुछ पैरामीटर हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बेस पे पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जज करेंगे, कुछ कंपनियों को जज करेंगे। इस पूरे सेक्टर को जज करने के लिए कम से कम हमें 15 या 12 फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखना पड़ेगा। साथ ही हमें कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि आखिर कोई कंपनी बाजी मार रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें निवेश कर दें। हमें इस बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि आखिर ये जो कंपनी है, ये जो काम कर रही है, इसमें कंपटीशन कितना है और इंडिया के अंदर ही कौन कौन सी कंपनियां ये काम कर रही हैं। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें इंडिया एक जाइंट है। हाँ, ये जाइंट तो है, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पर एक एंटी थ्योरी ये भी है कि बहुत सी कंपनियां सिमिलर काम करने लगी हैं। तो अब जो मार्केट शेयर कैप्चर करने की जब बात आएगी तब यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होगी सभी कंपनियों को। तो इस सेक्टर को एनालिसिस करने के बाद कंपनियों का आपको पर्टिकुलर एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद जो थ्योरी आपको अच्छी लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो वो आपको भी लगेगा, पर हाँ कोई थ्योरी ऐसी है जो आपको समझ आ रही है और उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ये इस कंपनी में आपको पैसे लगाने चाहिए, तो उसे किस वैल्यूएशन पर लेना चाहिए और किस वैल्यूएशन पर उसको एग्ज़िट भी कर देना चाहिए। ये दोनों बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही आपसे बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें आप ये मान कर चलिए कि हमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी कंपनियों का मैं नाम लूँगा, जो भी सेक्टर्स का मैं वो नाम लूँगा, वो सारी की सारी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है, ना बेचने की ना ख़रीदने की। तो वीडियो को ज़रूर देखें, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपके सामने ये डेटा सामने आ रहा होगा। मैंने 5 कंपनियां चुनी हुई हैं: अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड, जाइडस और सन फार्मा। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सन फार्मा, जाइडस और मैनकाइंड, ये जो कंपनियां हैं ये तो लार्ज कैप के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। टोरेंट और अजंता फार्मा मिड कैप के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास है। तो इनका कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह एक तरीका है। इस तरीके को आप समझिए। कंपनी आप जब आपको ये कंपैरिजन करना हो तो इसमें कंपनी आप अपने हिसाब से अपनी मन माफिक रख सकते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। और वैसे भी फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा ही वर्सेटाइल है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक या दो कंपनी ऐसी चुन पाएंगे जिनमें आप लंबे अवधि का निवेश कर सकें। अब यहाँ पर मैं समय को बहुत कीमत दूंगा इस बार और जल्द से जल्द ये वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। जो जो आप यहाँ पर ये देख रहे हुए हैं, ये जो रेशियोज हैं, ये सारे के सारे फाइनेंशियल रेशियोज हैं। प्राइस अर्निंग और फिर उसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल है, जिसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा। आरओई है, डेट टू इक्विटी है, एफआईआई होल्डिंग्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, सेल्स ग्रोथ 3 साल की है और सेल्स ग्रोथ 5 साल की है। ईपीएस ग्रोथ 3 साल की है, इसे आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और भी रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। रेवेन्यू मिक्स, यह इस बार हमारे लिए एक नया फाइनेंशियल वर्टिकल है। अब रेवेन्यू मिक्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू मिक्स एक्सपोर्ट, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये इन कंपनियों के रेवेन्यू का परसेंटेज है जो ये कंपनियां
इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। अब मैं जब इनकी नंबरिंग करूंगा, रैंकिंग करूंगा, तब आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। तो अभी फिलहाल ये आप समझ कर चलिए कि रेवेन्यू मिक्स एक्सपोर्ट वो नंबर है जो इनके रेवेन्यू का जो हिस्सा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर वही है पुराना कि एक साल में ये कितनी बार अपने इन्वेंट्री को टर्नओवर कर लेते हैं। डेब्टर्स डे इस बार नया है। डेब्टर्स डे का मतलब ये है कि अगर ये कंपनियां किसी को माल देती हैं और क्रेडिट देती हैं उसे, तो वो उसे वसूलने में कितना दिन लगाती हैं। ये नंबर आपके सामने है। कैश कन्वर्जन साइकिल ये है कि जो इन्वेंट्री है वो कितने दिन में कैश में बदल जाती है। आप समझिएगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर अलग है और कैश कन्वर्जन साइकिल अलग है। इन्वेंट्री टर्न भी हो सकती है, फिर उसके बाद डेब्टर डेज आ जाएंगे, आपको पैसा वसूलने जाना पड़ेगा। और फिर कैश कन्वर्जन साइकिल ये कि कितने दिन में आपकी इन्वेंट्री में कैश में बदल गई हो। पैग रेशियो ये जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एफएमसीजी का जब हमने एनालिसिस किया था तब मैंने आपको बताया था कि प्राइस टू अर्निंग को हम ईपीएस ग्रोथ से कंपेयर करते हैं। तो जो रेशियो निकल कर आता है उसे हम पैग रेशियो कर कहते हैं। ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम यह देख सकें कि कौन सी कंपनी पीयर्स कंपनी से महंगी है या सस्ती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ रेशियोज जो हैं जो हम हमेशा जो जिनका कोई बेंचमार्क नहीं है कि वो मान लीजिए 10 है तो वो कम है या ज़्यादा है, या 20 है तो वो कम है या ज़्यादा है। पैग रेशियोज में इस तरह का बेंचमार्क है कि कहा जाता है कि ऐसी कंपनियां जो जिनका पैग रेशियो 2 के आसपास है तो वो कंपनियां सस्ती होती हैं। अब आप यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू पर आएंगे, मैं एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल पर आएंगे, तो इसका कोई बेंचमार्क नहीं है कि ये 36 है तो ये कम है या ज़्यादा है, ये 27 है ये कम है या ज़्यादा है। तो इनका कंपैरिजन आपको कंपनियों के बीच में करना होगा। इसका कोई बेंचमार्क नहीं है कि ये 20 है तो ये सबसे कम है। हो सकता है कि आपके पास इससे भी कम की कंपनी आ जाए पर बाकी पैरामीटर में वो कंपनी खरी ना उतरे। तो आप समझिएगा इसमें कोई बेंचमार्क नहीं कि 20 है तो वही कंपनी अच्छी है और जो 18 है तो वही कंपनी अच्छी, वही कंपनी सस्ती है। ऐसा आप मानकर ना चलें। तो आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखिएगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं अपने एनालिसिस के साथ। ठीक है, अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड, जाइडस, सन फार्मा, ये जो नंबर्स मैंने निकाले हुए हैं इनके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने दो वेबसाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। पहली है screener.in और दूसरी है तिजोरी.in। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आपको स्क्रीनर में ये सारे नंबर मिल जाएंगे, कुछ नंबर ऐसे हैं जो screener.in में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको तिजोरी.com का सहारा लेना पड़ेगा। अब आइए, ये नंबर आप देख ही रहे हैं। अजंता का अपना प्राइस मल्टीपल 35 है, फिर 63 टोरेंट का है, मैनकाइंड का 52 है, जाइडस कैटले का 30 है और सन फार्मा का 41। उसी तरीके से सारे नंबर मैंने डाल दिए हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये 2023 अप्रैल के बेस पे लिए गए हैं। अभी रिसेंटली जो नंबर चेंज हुए होंगे वो इसमें कंसिडर नहीं किए गए हैं। आप पिछले साल का जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट आया है या जो मुझे स्क्रीन पर मिला है उससे ये नंबर्स लिए गए हैं। आप चाहें तो रिसेंट नंबर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और आप अगर ये नंबर किसी और वेबसाइट से लेंगे तो इसकी पूरी संभावना है कि ये नंबर मैच नहीं होंगे, इन्हीं कंपनियों के ये नंबर मैच नहीं होंगे। अब आप कहेंगे मेरे नंबर निकालने में और आपके नंबर निकालने में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो हाँ, हो सकता है कि नंबर अलग अलग आएंगे। तो आप एक पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ लीजिए और उसी पर विश्वास करिए। मैं ज़्यादातर इन दो वेबसाइट पर ही विश्वास करता हूँ, तिजोरी.com और screener.in। अगर मुझे यहाँ से कोई नंबर नहीं मिलता है तो फिर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट को इस्तेमाल करता हूँ। आप भी अगर आपका कोई पर्सनल प्रेफरेंस है जिस वेबसाइट से आप ये नंबर रख लेते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए आगे आते हैं। देखिए, प्राइस टू अर्निंग, एंटरप्राइज वैल्यू, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, एफआईआई होल्डिंग, इन सब में जिनका कम रहेगा वो ज्यादा नंबर लेगा। हम जो नंबरिंग करेंगे वो आउट ऑफ 5 करेंगे, मतलब जिसका जिसका प्राइस टू अर्निंग सबसे कम होगा, जैसे 30 यहाँ पर जायडस कैडला का है, तो उसे 5 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 4, 3, 2, 1 ऐसे आते जाएंगे। ऐसे ही एंटरप्राइज वैल्यू में हमने किया है, आरओई में जिसकी आरओई सबसे ज्यादा है उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। डेब्ट टू इक्विटी जिसकी सबसे कम है, जिसकी 0 है, उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। और एफआईआई होल्डिंग जिसकी ज्यादा है उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसी तरह सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, रेवेन्यू मिक्स में जिसका, अब देखिए यहाँ पर एक कैच है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी सोच और आपकी सोच, और अगर आप ये एनालिसिस किसी दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर अंतर आ सकता है। रेवेन्यू मिक्स में मैंने सबसे ज्यादा नंबर उन्हें दिए हैं जिनका एक्सपोर्ट कम है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये ये रेवेन्यू मैक्स है। मैन काइंड का एक्सपोर्ट सबसे कम है और मैंने मैन काइंड को 5 नंबर दिए हैं यहाँ पर। अब ऐसा क्या, इसके पीछे मेरी थ्योरी ये है कि अगर फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब होता ये है कि यूएस एफडीए के नियम बहुत टाइट होते हैं। वो हर दवा की 5 बार 10 बार टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद पास हो जाने के बाद भी रेगुलर बेसिस पे अगर वो दवा इंडिया में बन रही है तो वो यहाँ पर भी आकर कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, किस तरह के एनवायरनमेंट में बन रही है, किस तरह की वेजेस लोगों को दी जा रही हैं जो उसके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। तो इसलिए इन जो इंस्पेक्शन बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक्सपोर्ट करने पे ही ये कंपनियां डॉलर में कमाएंगी और रेवेन्यू दिखाएंगी रुपये में। तो ये एक तरीके का एक बेनिफिट मिल जाता है, सिचुएशनल बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, ये बात सही है। पर मेरा सोचना ऐसा है कि हम उन कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं जिनका एक्सपोर्ट बाहर के लिए ज्यादा है, और हम उन कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं जो इंडिया के लिए ही दवाइयां बना रहे हैं, जो रिसर्च भी इंडिया के लिए कर रही हैं। तो अब आप यहाँ पर इस बारे में ज्यादा देशभक्ति के कॉन्टेक्स्ट को लेकर ना सोचें। बस ये एक तरीके की सोच है, अगर आप इससे अलग सोचते हैं तो उसका भी स्वागत है। अगर आप चाहें तो जिन कंपनियों का एक्सपोर्ट कम है उन्हें कम नंबर दे सकते हैं, और मैंने जिन कंपनियों का एक्सपोर्ट ज्यादा है उन्हें कम नंबर दिए। तो आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर मैं बता चुका हूँ, डेब्टर्स डेज बता चुका हूँ। ये सारे पैग रेशियो जो है वो हमें, मतलब इसका एक बेंचमार्क है कि अब देखिए मैंने बोला है कि 2 से ज्यादा पैग रेशियो जिसका होगा वो कंपनी महंगी मानी जाएगी। पर यहाँ तो सब 2 गुने पे ट्रेड कर रहे हैं। एक सन फार्मा बस एक ऐसी कंपनी है जो 1.56 के लगभग चल रही है। ठीक है ना। तो पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये सारी नंबरिंग किस आधार पे की गई है मैंने आपको बता दिया, सब कुछ कर दिया है। टोटल नंबर किस कंपनी ने कितने गेन किए हैं यहाँ पर, तो वो आ गया है यहाँ पर। और उसके बाद ये रैंकिंग आ गई है, जिस कंपनी की सबसे ज्यादा नंबर आए हुए हैं उस कंपनी को सबसे पहली रैंक दी गई है। उसके बाद जिसके दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसे दूसरी, और उसके बाद नीचे जिसके नंबर आते जा रहे हैं उन्हें रैंकिंग की गई। जो सबसे ज्यादा नंबर आप देखेंगे तो मैनकाइंड फार्मा ने एक्यूमुलेट किए हैं 51 पॉइंट, जिसको नंबर जिसकी रैंक आई है फर्स्ट नंबर की। अब मैनकाइंड फार्मा, अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पर कि ये कोई बाय एंड सेल की सलाह तो है नहीं। यहाँ पर इन कंपनियों का नाम सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के लिए लिया गया है, इसमें निवेश तो आप कतई ना करें।
जब तक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह ना दे। तो अब मैनकाइंड फार्मा इन कंपनियों में मेरी भी फेवरेट है, पर मैंने अभी तक उसमें कोई निवेश नहीं किया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बताया था ना कि एक्सपोर्ट पे डिपेंडेबिलिटी मैनकाइंड की सबसे कम है। हालांकि आप देखेंगे तो मैनकाइंड सस्ती कंपनी नहीं है, टैग रेशियो के हिसाब से भी महंगी मिल रही है, पीई रेशियो के हिसाब से भी महंगी मिल रही है, एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल के हिसाब से भी महंगी है, पर मेरी फेवरेट है। अगर आप देखेंगे और अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी सेल्स ग्रोथ तो अच्छी खासी है, पर ईपीएस ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी मैनकाइंड फार्मा आगे जाके कैसा परफॉर्मेंस देगी ये डाउटफुल है। इसीलिए मैंने भी अभी इसमें निवेश नहीं किया, क्योंकि मैं तभी निवेश करूंगा जब मुझे अच्छी खासी ईपीएस ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी बातें हैं कि ये कंपनी अच्छी है, पर धरातल में क्या है ये अभी नहीं है। नंबर्स जब बोलेंगे तब मैं निवेश करूंगा। तो आप भी इस हिसाब से इस तरह से कंपनियों की रैंकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो रेशियोज हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप भी इस तरह से रैंकिंग करके इन रेशियो के बारे में इंटरनेट में पढ़कर, किसी की वीडियो देखकर आप ये सीख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत से ऐसे रेशियोज हैं जो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हुए हैं। अब जैसे अगर मैं अभी बताऊं कि 3 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ 5 साल की सेल्स ग्रोथ है, पर ईपीएस ग्रोथ मैंने सिर्फ 3 साल की ली है। तो हाँ, मैंने ये जानबूझकर छोड़ दिया है कि अगर आप भी चाहें तो ईपीएस ग्रोथ 3 साल के साथ आप भी 5 साल ले सकते हो, 7 साल ले सकते हैं। उसी तरह से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मैंने बेसिकली पिछले साल की ले ली है। मैंने इसे एवरेज नहीं लिया है कि मैं रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का ले लूं, तो वो भी एक अच्छा जज करने का तरीका हो सकता था। साथ ही में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकता था, वो भी एवरेज हिस्टोरिकल ले सकता था मैं, पर मैंने नहीं लिया है। तो आप समझिए ये एक तरीके का मैंने आपको तरीका बताया। इन रेशियो को आप बदल भी सकते हैं, इन रेशियो को आप कम भी कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहें तो यहाँ पे एफआईआई होल्डिंग को कम कर सकते हैं, मतलब एफआईआई होल्डिंग आप लें ही ना। तो अब यहाँ पे इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए होता क्या है कि ऐसी मान्यता है कि ऐसा समझा जाता है कि जिस कंपनियों में एफआईआई निवेश है तो ये माना जाता है कि वो साउंड कंपनी है, उन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे ही हैं। पर ये एफआईआई होल्डिंग्स जो है ये हर 2-3 महीने में ऊपर नीचे होती रहती। तो अगर आप सिर्फ एफआईआई होल्डिंग के बेस पर किसी कंपनी को बेचेंगे, खरीदेंगे, तो काफी दिक्कत हो जाएगी। आपको एक तरीके से इनका एनालिसिस करना होगा जिसमें आप लंबे समय तक टिके रहें। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड, जायडस, सन फार्मा, इनके जो प्रोडक्ट है ना ये आपस में मैच नहीं करते होंगे। इतनी सारी बीमारियां हैं, हर किसी के लिए हर कंपनी दवाई नहीं बनाती है, हर किसी के लिए हर कंपनी रिसर्च नहीं करती। तो अजंता फार्मा का डायमेंशन अलग होगा, टोरेंट का अलग होगा, मैनकाइंड का अलग है, जायडस का अलग है, सन फार्मा का अलग है। अब यहाँ पर मैं ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ कि देखिए आप अजंता फार्मा को जस्ट टोरेंट से कंपेयर ना करिए इन नंबरों के बेस पर, क्योंकि हो सकता है कि टोरेंट फार्मा, मान लीजिए कि वो डायबिटिक और पेन रिलीफ की दवाइयां बना रही हो, पर अजंता फार्मा हार्ट डिसीजेस, जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं उनकी दवाइयां बना रही हो, उन्हीं पे रिसर्च कर रही हो। तो अब ये दो बीमारियां ही अलग अलग हो गई। इनकी दवाइयां भी आप बाजार में लेने जाएंगे तो उनके रेट में जमीन आसमान का फर्क होगा। अब मैन काइंड ऐसी दवाइयां बनाती है जो इजीली हम सबकी समझ में आ जाती है, हम बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इन हर कंपनी के फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में हर कंपनी एक अलग तरीके का वर्टिकल, एक अलग तरीके का
डायमेंशन लेकर चलती है। तो इसलिए आप सिर्फ नंबर के बेस पे इसे कंपैरिजन ना करें। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी समझ में आती है तो नंबर कंपेयर करें, उसी के कंपटीशन में जो कंपनियां हैं उनको कंपेयर करें, और फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि वो किस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, किस क्षेत्र की दवाइयां बना रहे हैं, और क्या वो दवाइयां आने वाले समय में हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, हमें बार बार लगेंगी। तो उस जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये सारे फैक्ट जब आप फैक्टर इन करेंगे तब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले पाएंगे, और तभी आप इन कंपनियों में निवेश रह पाएंगे लंबे समय के लिए। तो आज के लिए ये मैंने इस एनालिसिस को छोटे से छोटा रखने की कोशिश की है, फिर भी बड़ा हो जाए तो कह नहीं सकते हैं पर मैं एक जनरल आइडिया आपके सामने रख पाया हूँ। ये कंपनियां जो हैं इनमें कहीं से भी निवेश की कोई सलाह नहीं है, और बाय सेल कॉल तो है ही नहीं, तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं। और आप इस तरीके को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और सभी कंपनियों में आप रिसर्च जरूर करिएगा कि कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही हो और उसमें वो क्या मार्केट लीडर है या नहीं है, फिर उसके बाद आप निवेश करें। तो अगले वीडियो में मैं आपके सामने कुछ नया लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी वाइज एनालिसिस करना मैं शुरू करूँ, फिर उसके बाद सेक्टर वाइज कुछ ज़्यादा रिसर्च हो जाती है, इसलिए से मैं कंपनी वाइज एनालिसिस करना शुरू करूँगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई सुझाव हैं, कोई शिकायत है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।